दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। और मैं हूं दर्पण कुमार। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में जो फायरमैन की वैकेंसी आई है उसके बारे में। अब यहाँ पे स्क्रीन में आप पंजाब भी देख रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब में वैकेंसी आई है, इसका मतलब है कि पंजाब में भी वैकेंसी आई है। ठीक है, पूरे ऑल इंडिया वैकेंसीज आई है। तो पंजाब वाले जो है वो पंजाब के कोटे में फिल करेंगे, यूपी वाले यूपी के कोटे में फिल करेंगे, इस तरह से होगा। तो ये वैकेंसी ऑल इंडिया की है, लेकिन आप अपने पर्टिकुलर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं पंजाब की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइप एंड नंबर ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पे 1130 वैकेंसीज है, 1130 वैकेंसीज है फायरमैन की। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ऑल इंडिया फिलिंग पॉसिबल है, सारे इंडिया से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि आप जिस भी स्टेट से फिल करोगे मोस्ट प्रोबेबली आप उसी स्टेट में रिक्रूट किए जाओगे। इसका रीज़न ये है कि CISF हर जगह पे है, इंडिया के हर स्टेट में CISF है। तो इस तरह से अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन का मतलब यही है कि आपको अपने स्टेट में ही मिलेगी। जैसे कि हम पंजाब की बात कर लेते हैं, मैं पंजाब से हूं तो हम पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब में CISF के सेंटर्स है, एक जलंधर में है, बठिंडा में है, चंडीगढ़ में है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई पंजाब में रिक्रूटमेंट करता है तो उसकी उसी जगह पे मोस्ट प्रोबेबली रिक्रूटमेंट होगी। आपको बाहर भी भेजा जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि लिटरली वहीं पे होगी, लेकिन उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके स्टेट में ही रखा जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फ़ीस की। कुछ कैटेगरीज के लिए तो बिल्कुल भी फ़ीस नहीं है, जैसे SC के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है और इन सब के लिए ये जो वैकेंसीज़ है ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे एक भी रुपया नहीं ले रही। लेकिन अगर मैं बात करूँ जनरल की, अगर मैं बात करूं BC की, है ना, OBC जिसको हम बोलते हैं, या अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का, सिर्फ 100 रुपये का अतिरिक्त शुल्क जो है, जो सरकारी फीस जिसको हम बोलते हैं, वो पे करनी पड़ेगी। अब देखने वाली बात ये है कि ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। इसका मतलब है कि अगर आपने एक बार ये फ़ीस पे कर दी, उसके बाद आप दोबारा ये फ़ीस गवर्नमेंट से वापस नहीं ले सकते किसी भी कंडीशन में। अब इसको पे करने के मेथड कितने हैं? यहाँ पे 2 मेथड है आपके पास। सबसे पहला मेथड है ऑनलाइन मेथड। यहाँ पे आप अपना गूगल पे, भारत पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई सा भी कार्ड हो आपके पास, उससे पे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है जी ऑफलाइन तरीका। ऑफलाइन में क्या करना पड़ेगा आपको? इसका चालान जनरेट करना पड़ेगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की किसी भी ब्रांच में जाके आपको वो चालान दे देना है और वो पैसे जमा करवा देने, तब भी पैसे गवर्नमेंट तक पहुंच जाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा आप हमेशा ऑनलाइन तरीके से ही फ़ीस पे करें, जल्दी होती है, कंफर्म होती है, आजकल स्कैनर सबके पास है, तो उसी से पे करें। हाँ, जो बंदा फ़ीस नहीं देगा, जनरल OBC या EWS का बंदा, उसकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सैलरी की, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे लेवल 3 की वैकेंसी है ये। इसका मतलब है आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो 21,700 होगी और ये मैक्सिमम 69,100 तक भी जा सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इतनी रहेगी, ये धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। गवर्नमेंट हर साल में 2 बार जो सैलरी इंक्रीज़ है, जो सैलरी हाइक है, वो ज़रूर देती है आपको। महंगाई भत्ता इसे बोलते हैं, तो वो 2 बार मिलता है, तो ये अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेशनैलिटी की बात करें तो सिर्फ इंडिया के लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाहर के नहीं। ये तो इन्होंने सेक्शन दिया था तो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे बात होगी क्वालिफिकेशंस की। यहाँ पे आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए, तभी आप ये वैकेंसी फिल कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो वो 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को ये छूट दी गई है कि वो जो है वो 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, ठीक है, सिविल जिसको हम बोलते हैं, वो कम से कम +2 पास तो होने ही चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। फायरमैन के लिए, कांस्टेबल फायरमैन के लिए आपको क्या क्या टेस्ट पास करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात पहली ये है कि एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी PET नहीं है। एक्स सर्विसमैन को कुछ नहीं करके दिखाना, वो वैसे ही पास कर दिए जाएंगे। अब बात करें आम पब्लिक की।
आम पब्लिक को यहाँ पे 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, और वो भी 24 मिनट में। यहाँ पे CISF की कंडीशन है कि आप 5 किलोमीटर भाग सकते हैं 24 मिनट में, तभी आपका PET क्लियर होगा, वरना नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे PST की। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, PST तो डेफिनेटली सबके लिए लगेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें हाइट की, हर एक की हाइट 170 सेंटीमीटर दी गई है, किसी भी कैटेगरी को इसमें शॉर्ट नहीं है। कम से कम 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तभी आप फायरमैन के लिए एलिजिबल है, वरना नहीं। चेस्ट की बात कर लेते हैं। बिना फुलाए आपकी 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और उसको फुला के 85 सेंटीमीटर की, 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर का फुलाव आपकी छाती में ज़रूर चाहिए, आपकी चेस्ट में ज़रूर चाहिए। अब ये दोनों टेस्ट जो है वो है क्वालिफाइंग इन नेचर। इसका मतलब आप समझिए पहले, इसमें आपके मार्क्स नहीं लगेंगे कि इसके इतने मार्क्स, इसके इतने मार्क्स, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना, आपको सिर्फ पास करना है इसको। डजेंट मैटर आप जैसे 24 किलोमीटर है, आपको 5 किलोमीटर है, आपको 24 मिनट में भागना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके 20 में भाग लोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, या एक्सीलेंट कर लोगे तो आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके बाद होगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन, भी एक पार्ट है आपका। यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, चाहे वो 10th है, +2 है, आधार कार्ड है, आपका ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो वो है, ठीक है, यहाँ आपका पैन कार्ड है, आपका रेजिडेंस प्रूफ है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन भी होगी साथ में। लेकिन मेन यहाँ पे हम बात करेंगे रिटन टेस्ट की। इसको बहुत अच्छे से सुन लीजिए, क्या रिटन टेस्ट होगा आपका, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। 100 के 100 क्वेश्चन MCQ टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको हम बोलते हैं। इसके 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, आपको जो ठीक वाला है उसको करेक्ट करना है, उसको टिक करना है। अब 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स भी होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसके लिए आपको 120 मिनट 2 घंटे दिए जाएंगे। 2 घंटे में आपने सारा टेस्ट कंप्लीट करना है। 100 में से आपके 25 मार्क्स जो है 25 एक सेकेंड, सॉरी, वापिस आते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। 100 में से आपके जो 25 मार्क्स है, 25 मार्क्स, वो आपके होने चाहिए GK और GA, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। तो 100 में से 25 मार्क्स तो आपके वही हो गए। बाकी 25 जो है आपके रीजनिंग के आएंगे, उसके अलावा बाकी 25 आपके मैथ्स के आएंगे, और उसके अलावा बाकी 25 आएंगे इंग्लिश या हिंदी, एक सब्जेक्ट कोई भी। तो 25 आपके हो गए टोटल 100 मार्क्स। यहाँ पे किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका पेपर 2 लैंग्वेजेस में आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में। जो भी आप मोड ऑफ सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश या हिंदी, उसी मुताबिक क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपने इंग्लिश का सिलेक्ट किया तो आपके लास्ट में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, और अगर आपने हिंदी का सिलेक्ट किया तो लास्ट में हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे। और जो लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश या हिंदी आप चूज़ कर सकते हैं आराम से। इसके अलावा इसकी कोई भी रीवैल्यूशन आप नहीं फिल कर सकते, आप इसकी रीचेकिंग नहीं करवा सकते। हाँ, जब आपकी आंसर की आती है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। सपोज जब आपकी आंसर की आती है तो आपका कोई क्वेश्चन ठीक है तो उन्होंने गलत किया है, तो अभी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपीज़ अलग चार्ज देने पड़ेंगे। अब लोग यही सोचेंगे कि कितने ठग हैं CISF वाले, 100 रुपये एक ऑब्जेक्शन के ले रहे हैं। देखिए, अगर आपकी ऑब्जेक्शन ठीक हो जाती है, मतलब आपने जो दावा किया कि ये मेरा क्वेश्चन ठीक है, वो एक्चुअल में ठीक निकल आता है, तो ये 100 रुपीज़ आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ठीक नहीं निकलता, गलत हो जाता है, तो आपको 100 रुपीज़ वो पेनल्टी लगेगी। तो जो पेपर आएगा आपका वो 12th स्टैंडर्ड का होगा, बाय द वे 12वीं के स्टैंडर्ड का पेपर होगा आपका। इसके अलावा पास होने के लिए आपको 35% मार्क्स कम से कम चाहिए। 35% मार्क्स का ये मतलब नहीं है कि आप पास हो गए, इसका मतलब है कि इससे कम अगर आए तो पक्का फेल हो। अगर इससे ज़्यादा आए तो फिर वो चेक करेंगे मेरिट लिस्ट में आपका नाम बनता है कि नहीं बनता है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आप सेलेक्ट गिने जाएंगे। इसके बाद है आपका लास्ट चीज़, जो मेडिकल जिसको हम बोलते हैं। मेडिकल आपका वैसे ही होगा जैसे CISF में हमेशा से होता आया है, कुछ डॉक्टर्स आएंगे और आपका मेडिकल करेंगे। अब सवाल ये है कि इसको अप्लाई कैसे करें, ये तो हमें सब पता चल गया। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मोबाइल से अप्लाई मत कीजिए, प्लीज़ कंप्यूटर या लैपटॉप से ही अप्लाई कीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई डाउट बचा है तो वहाँ से आप देख लें।
अब आती है करेक्शन विंडो की बारी। सपोज़ आपने कैफ़े से फॉर्म फिल नहीं करवाया और आपने खुद फॉर्म फिल कर लिया और कुछ गलत हो गया, तो आपको करेक्शन विंडो खोली जाएगी आपकी। ये खोली जाएगी आपकी 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक, 3 दिन तक खुली रहेगी। ठीक है, अब इसमें आप कुछ भी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही चांस मिलेगा आपको, और उसके लिए भी आपको 200 रुपये का चार्ज जो है वो CISF को देना होगा। 200 रुपये दे के आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, चले आगे। चलो, बुक्स कौन सी स्टडी करनी है आपको, ये बुक्स के नाम नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैथ्स की आपको पढ़नी है बुक। ठीक है, मैथ्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, ये आप नोट कर लीजिए, डॉक्टर RS अग्रवाल। इंग्लिश की, रीजनिंग की आपको अरिहंत की बुक पढ़नी है, अरिहंत। और जहाँ तक जीके की बात है, आपको ल्यूसेंट की बुक पढ़नी है। ठीक है, ये 3 राइटर्स की 4 बुक्स जो है आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पे जो जनरल है वो 18 साल से लेके 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं OBC की बात करूँ 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर मैं SC की बात करूँ 28 ईयर तक कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग रूल है। यहाँ पे आपको अपनी एज में से सर्विस ईयर माइनस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी एज है मान लो 43 और आपने 17 साल की सर्विस की है। ठीक है, तो आपकी एज बचती है 26 साल और आपको 3 साल की छूट भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे सिंपल सी बात अगर मैं करूँ तो अगर आप 55 से कम है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं सीधी भाषा में बात करूँ आपसे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। यहाँ पे अभी तक एग्ज़ाम डेट तो नहीं आई, लेकिन इसकी स्टार्टिंग डेट आ गई है। ये 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। 31 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक आपके ये फॉर्म चलेंगे। पूरा सितंबर का मंथ ये फॉर्म चलेंगे। इसकी एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, वो जल्दी आ जाएगी। CISF की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही है कि करेक्शन विंडो जो खुलेगी वो सिर्फ 3 दिन तक खुलेगी, नंबर 1। और नंबर 2, सिर्फ और सिर्फ एक बार आप करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद किसी भी कीमत पे नहीं, और उस एक बार के लिए भी आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वैकेंसीज गर्ल्स के लिए नहीं है। यहाँ पे हम फायरमैन की बात कर रहे हैं जिनको आग बुझानी होती है, तो गर्ल्स इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती, गर्ल्स इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकती। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर एक्चुअली अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वो एक घंटे वाला बटन भी होता है, जो घंटी का बटन होता है, सब्सक्रिप्शन का जो बटन होता है, उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको पहले पे ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो CISF में जाना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी जॉब्स के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।